हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी मूवी की बात करने जा रहे हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से हुई नुकसान को दिखाया गया है। कैसे अर्थ पर हर जगह अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, हेवी स्टॉर्म से लोग बेघर हो जाते हैं और हर तरफ स्नो की वजह से चीजें फ्रीज होने लगती है। तो आइए करते हैं इस फिल्म की शुरुआत, जिसका नाम है द डे आफ्टर टुमारो। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम जैक हॉल, जो कि एक पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट है, और उसके साथी फ्रैंक और जेसन को देखते हैं। ये लोग नोआ के नाम से काम करते थे और एंटार्क्टिका में बर्फ का सैंपल लेने के लिए जाते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जब ये सैंपल लेने के लिए ड्रिल करते हैं, तभी अचानक बर्फ नीचे धंसने लगती है और बर्फ धंसने की वजह से वहाँ पर एक गहरी खाई बन जाती है और उनकी ड्रिल मशीन भी नीचे गिर जाती है। जैक हॉल और उनके साथी ने जो सैंपल लिए थे वो खाई के उस पार रह जाते हैं। जैक उस पार जाने का मन बना लेता है और लंबी छलांग लगाकर उस पार चला जाता है और सारे सैंपल्स उठा लेता है, पर अब खाई और तेजी के साथ बढ़ रही थी। जैक वापस आने के लिए फिर से छलांग लगाता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में लटक जाता है। तभी उसके साथी दौड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं और जैक अपनी जान पर खेलकर उन सैंपल्स को वापस ले आता है। नेक्स्ट सीन में न्यू दिल्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएन की कॉन्फ्रेंस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में होती है। जैक यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पर बात कर रहा होता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। एक सिटी जितना बड़ा बर्फ का पहाड़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल गया है और जैक बताता है कि आने वाले समय में आगे की जनरेशन इस वजह से बहुत सफर करेगी। इसे रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, पर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा और हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अभी ठीक नहीं है। जैक की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसका ये दावा आने वाले 50 से 100 साल के बाद का था। जैक कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाता है, जहाँ उससे प्रोफेसर टेरी रैप्सन मिलते हैं, जो कि स्कॉटिश ओशनोग्राफर थे। मौसम में अचानक बदलाव आने लगा है। एक शहर में अचानक 13 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाता है और टोक्यो की डिस्ट्रिक्ट में अचानक तेज तूफान और बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बेटा सैम फेल हो गया है। वो अपनी वाइफ को फोन करता है और पूछता है कि वो फेल कैसे हो गया। सैम तो बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी वाइफ बोलती है कि सैम न्यूयॉर्क क्विज कंपटीशन के लिए जा रहा है, तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ देना और उसी टाइम उससे ये सब बात कर लेना। नेक्स्ट डे जैक अपने बेटे को पिक करने जाता है। रास्ते में वो दोनों बात करते हैं। सैम बताता है कि किस वजह से प्रोफेसर ने उसे फेल कर दिया। उनकी बातें सुनकर लग रहा है कि सैम अपने पिता से नाराज रहता है, क्योंकि जैक अपने काम में इतना बिजी रहता था और सैम को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। सैम एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फ्लाइट में बैठ जाता है। उसके दोस्त भी उसके साथ जा रहे होते हैं और उसकी दोस्त लॉरा भी, जिसे सैम पसंद करता है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन बहुत ज्यादा हिलने लगता है। ऐसा फील होता है जैसे वो क्रैश हो जाएगा, पर कुछ मिनट्स के बाद वो वापस स्टेबल हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि प्रोफेसर टेरी रैप्सन देखते हैं कि अलग अलग 4 जगह 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो चुका है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। सैम अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क पहुंच चुका था और वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं। सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसको नजर आता है कि बहुत सारी बर्ड्स एक साथ चिल्लाती हुई जा रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो, लेकिन वो ये इग्नोर करते हुए क्विज कंपटीशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर टेरी रैप्सन जैक को फोन करके बताता है कि जैसा तुमने न्यू दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ग्लेशियर्स पिघलने से नॉर्थ ईस्ट की धाराओं में असर पड़ेगा, वैसा ही हो रहा है। जैक शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि 4 अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर अचानक से 13 डिग्री कम हो गया है। तभी लॉस एंजलिस में वेदर डिपार्टमेंट टोर्नाडो आने की वार्निंग देता है। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि लॉस एंजलिस में अलग अलग जगह टोर्नाडो बन रहा है, जिसकी वजह से हॉलीवुड का साइन भी मिट जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, मानो जैसे प्रलय आ गया हो। जब कुछ टाइम बाद ये तूफान रुकता है, तब पूरा लॉस एंजलिस तबाह हो चुका था। 2 प्लेन क्रैश हो गए थे, जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। तभी एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें वेदर एक्सपर्ट्स और नासा की टीम भी होती है और जैक भी यही होता है, पर इनके पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तभी जैक बोलता है कि कल रात को मेरी बात प्रोफेसर टेरी रैप्सन से हुई थी, जिन्होंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट ओशन की धाराओं में आए चेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है। पर तभी एक एक्सपर्ट बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। जैक बताता है कि धाराओं का बैलेंस नमकीन और मीठे पानी की वजह से होता है और ग्लेशियर पिघलने की वजह से ओशन में बहुत सारा पानी चला गया है, जिसकी वजह से नमकीन पानी की क्वांटिटी कम हो रही है और मौसम खराब हो रहा है। जैक बोलता है कि टेरी रैप्सन की डिपार्टमेंट के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है और वो चाहते हैं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने डिवाइस में डालकर आगे के मौसम के बारे में पता लगाऊं। वहाँ उसकी बात कोई नहीं मानता, पर कुछ लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हैं और वो रिसर्च करने लग जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद उन्हें रिपोर्ट्स मिलती है जिसमें लिखा होता है कि 6 से 8 हफ्तों में ही मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। ये देखकर जैक टेंशन में आ जाता है। जैक अपने बेटे सैम को फोन करके उससे बोलता है कि तुम घर वापस आ जाओ। सैम कहता है कि वो कल ट्रेन से वापस आ जाएगा और वो उसकी फिक्र ना करे। अगले दिन जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि 6 से 8 हफ्तों में मौसम और भी खराब हो जाएगा, हमें नॉर्थ साइड के सारे शहरों को खाली करवाना चाहिए। पर वाइस प्रेसिडेंट इस बात के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि यह सब 100 साल के बाद होगा, हो सकता है कि तुम्हारा आइडिया इस बार भी गलत हो। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में 3 हेलीकॉप्टर्स दिखाए जाते हैं जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के होते हैं। बर्फीले तूफान की वजह से पायलट्स को आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और टेम्परेचर अचानक इतना नीचे गिर जाता है कि उनके प्लेन्स हवा में ही जमने लगते हैं और क्रैश हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे सारे लोग मर जाते हैं। यहाँ मैनहट्टन सिटी में जहाँ सैम था वहाँ अचानक तेज बारिश शुरू होने लगती है और पानी जमीन के नीचे से भी आना शुरू हो जाता है, मानो जैसे सुनामी आ गई हो। सैम और उसके फ्रेंड्स एक ऊंची जगह की तलाश में निकल जाते हैं ताकि वो पानी से बच सके। तभी चलते हुए लॉरा को चोट लग जाती है और वो ये बात किसी को नहीं बताती। वो लोग एक लाइब्रेरी में जाकर रुकते हैं जहाँ पहले से ही बहुत लोग रुके हुए थे। सारे शहर में पानी भर जाता है और ये सुनामी बहुत तेज थी। आगे दिखाया जाता है कि जैक प्रोफेसर टेरी रैप्सन को फोन करता है और बताता है कि 3 बहुत बड़े वायलेंट स्टॉर्म्स कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में आने वाले हैं और ये स्टॉर्म ऐसी रफ्तार से बढ़ने वाले हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते और जब तूफान खत्म होगा तब हम सब आइस एज में होंगे। जैक प्रोफेसर को अपनी सिटी छोड़ने को कहता है क्योंकि स्टॉर्म उसी तरफ बढ़ रहा था, पर प्रोफेसर मना कर देता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ न्यूयॉर्क में सैम अपने डैड को फोन करने के लिए नीचे वाले फ्लोर में आता है जहाँ बहुत पानी भरा हुआ था। उसके डैड फोन उठाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। सैम बताता है कि वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में है। सैम अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब जैक उसे बाहर निकलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्द ही वहाँ लेने आऊंगा। इतने में ही पानी का फ्लो बढ़ जाता है और सैम पानी में डूबने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से स्विम करके बाहर आता है। दूसरी तरफ जैक न्यूयॉर्क जाने के लिए अपने साथी से स्नो सूट मांगता है, पर वो उसे वहाँ जाने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुम वहाँ गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। जैक कहता है कि वो पहले भी स्नो को एक्सपीरियंस कर चुका है, उसे कुछ नहीं होगा। जैक पैकिंग कर रहा होता है कि उसी टाइम उसका सीनियर ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि ये सब जो हो रहा है उसके बारे में तुम्हें प्रेसिडेंट को बताना होगा। जैक इस बात के लिए रेडी हो जाता है। वो प्रेसिडेंट और एक्सपर्ट्स को बताता है कि हालत बहुत खराब होने वाली है। तूफान के बाद आइस एज जैसी कंडीशन हो जाएंगी जिसकी वजह से इंसानों का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रेसिडेंट जैक से पूछता है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। जैक बताता है कि हमें जल्द से जल्द इस सिटी को खाली करवाना होगा, सबको साउथ डायरेक्शन की तरफ ले जाना होगा। प्रेसिडेंट बोलता है कि जो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फंसे हैं अब हम उन्हें कैसे बचाएंगे। जैक कहता है कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जैक अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में जो पानी था वो स्नो बन चुका था और तेज हवाएं चल रही थी। लोग अब साउथ डायरेक्शन की ओर चल पड़ते हैं और लाइब्रेरी में भी अनाउंसमेंट होती है कि सारे लोग एक साथ साउथ की तरफ चलेंगे। पर सैम मना करता है कि अगर हम सब बाहर जाएंगे तो हम मर जाएंगे और वो बोलता है कि मेरे डैड वेदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया था कि मौसम कुछ दिनों में और खराब हो जाएगा, इसलिए हमें यहीं अंदर रहना चाहिए। पर एक पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और काफी लोग उसके साथ बाहर चले जाते हैं और लाइब्रेरी में सैम के साथ उसके दोस्त और बस कुछ ही लोग और रह जाते हैं। उसके बाद सैम कुछ बुक्स में आग लगाता है ताकि उन्हें ठंड न लगे और साथ वाले रूम से चिप्स की मशीन तोड़कर खाने का सामान निकालता है। सैम के दोस्त को रेडियो पर सिग्नल मिलता है। वो सैम को बताता है कि नॉर्थ साइड में बहुत तेज स्टॉर्म आ रहा है और यूरोप तो ऑलरेडी 15 फुट स्नो में दब चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आ पाएंगे, पर सैम कहता है कि वो जरूर आएंगे। यहाँ जैक कार से न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका था, बट स्नोफॉल ज्यादा होने के कारण कार एक जगह फंस जाती है, इसलिए वो अपने 2 दोस्तों के साथ पैदल ही चलने लगता है। चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैक और उसके दोस्त एक बिल्डिंग के ऊपर से चल रहे होते हैं। जो सबसे पीछे चल रहा होता है वो एक बैग को रस्सी से बांधकर खींच रहा था और ये तीनों भी उस रस्सी के साथ बंधे हुए थे। अचानक उस बिल्डिंग का मिरर टूट जाता है और ये तीनों बिल्डिंग के अंदर गिरने ही वाले होते हैं कि तभी जैक रस्सी पर एक हुक लगा देता है जिससे उसका एक दोस्त बिल्डिंग में लटक जाता है। उसका वेट ज्यादा होने के कारण उसे ऊपर खींच पाना मुश्किल था। वो अपना बैग नीचे फेंक देता है पर फिर भी ऊपर नहीं आ पाता। मिरर पर और भी क्रैक्स आने लगते हैं। जैक उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर उसका दोस्त रस्सी काट देता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर जैक इमोशनल हो जाता है। बाद में जैक और उसका दूसरा दोस्त एक जगह टेंट लगाकर स्टे करते हैं। उनके पास कोई भी सेफ्टी गैजेट्स नहीं थे और खाने पीने का सामान भी अब खत्म हो गया था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सैम लॉरा से बात कर रहा होता है। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। सैम देखता है कि लॉरा को बहुत ज्यादा फीवर आ गया है। तभी सैम की
नजर उसकी चोट पर पड़ती है जो उसे लाइब्रेरी में आते वक्त लगी थी। उस चोट की वजह से ही खून में जहर फैल गया था जिससे उसकी जान को खतरा था। सैम बाहर जाने का फैसला करता है ताकि वो लॉरा के लिए कुछ मेडिसिन ला सके। उसके दोस्त उसके साथ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटेलाइट से अर्थ को देखने पर सिर्फ बादलों की चादर दिखाई दे रही थी। वो ये इमेज वेदर डिपार्टमेंट को भेजते हैं। हर जगह स्नो स्टॉर्म आ रहा था और न्यूयॉर्क में भी 1 घंटे में तेज स्टॉर्म आने वाला था। सैम अपने दोस्त के साथ मेडिसिन ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक उन पर 2 भेड़िए अटैक कर देते हैं जो कि पास के जू से भाग कर आए थे। सैम किसी तरह से उन्हें बाहर कर देता है और डोर को बंद कर देता है, पर उसके दोस्त को काफी चोट आती है। वो अपने दोस्त के पैर में कपड़ा बांध देता है और वो किसी तरह उसे एक ट्यूब बोट में बांधकर लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता हुआ दिखाई देता है और सारी चीजें फ्रीज होना शुरू हो जाती है। सैम अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी पहुंच जाता है, पर चीजें अब और तेजी के साथ फ्रीज हो रही थी, इसलिए वो लोग बहुत सारी बुक्स को जलाने लगते हैं ताकि वो बच सके। यहाँ जैक भी न्यूयॉर्क से कुछ ही मील दूर था, पर उसका साथी बेहोश हो गया था। वो एक घर में स्टे कर रहे थे। जैक ये सब देखकर शॉक था। कुछ टाइम बाद स्टॉर्म चला जाता है और फिर जैक अपने बेटे को लेने लाइब्रेरी पहुंच जाता है। उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मरे हुए मिलते हैं। जैक लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां स्नो से सब कुछ कवर हो चुका था और फाइनली जैक सैम को देखता है। लॉरा सैम से पूछती है कि ये कौन है। तब सैम कहता है कि ये मेरे डैडी है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि सैम के डैड इस हालत में भी यहाँ आए कैसे। जैक सैम को जोर से हक करता है और इसके बाद जैक अपने सीनियर्स को मैसेज करता है कि वो न्यूयॉर्क पहुँच गया है और यहाँ कुछ लोग बच गए हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन चुके थे क्योंकि पहले प्रेसिडेंट की इस इंसिडेंट में डेथ हो चुकी थी। मूवी के लास्ट में प्रेसिडेंट मैक्सिको से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहां वो बोलता है कि हम गलत थे कि हम सबसे पावरफुल है। आज हमारी हेल्प ऐसी कंट्रीज ने की है जिन्हें हम खुद से ज्यादा कमजोर समझते थे और अगर हम नेचर के रिसोर्सेज का गलत यूज करेंगे तो रिटर्न में हमें यही तबाही मिलेगी। प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी को ऑर्डर देते हैं। जैक को लेने उसके सीनियर ऑफिसर खुद जाते हैं और सैम यहाँ बहुत खुश था क्योंकि उसको उसका प्यार लॉरा मिल गई थी और उसके डैड के साथ जो भी नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई थी और फाइनली अर्थ ने खुद को वापस हील कर लिया था। सैटेलाइट से भी अब अर्थ बहुत खूबसूरत दिख रही थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने सीखा कि अगर हम अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे साथ रियल में ये सब हो सकता है और इस मूवी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि नेचर से बड़ा हर कुछ भी नहीं है और अगर हमने टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो ये हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।